तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन से आपको क्या समझ में आता है कि क्या हो सकती है डेटा विजुअलाइजेशन? एनीवन? मैम ग्राफ्स और चार्ट्स की फॉर्म में जो होते हैं डेटा विजुअलाइज किए जाते हैं जो हम्म। जी। ओके। और कोई और? आई थिंक डेटा जिससे जिसे हम रीड कर सकते हैं फ्रॉम पाई चार्ट्स और डिफरेंट चीज़ों से विजुअलाइज करके बस। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा ही कह सकते हो कि डेटा आपका बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन से एक ही चीज़ हमारे माइंड में आती है कि भाई हम इसके अंदर डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ्स और थ्रू एनी एनी विजुअलाइजेशन जो उस चीज़ को हम लोगों को समझाने में हेल्प करे कि भाई हो क्या रहा है। सही है? अच्छा, आपके ख्याल में क्या लगता है कि डेटा विजुअलाइजेशन किस हद तक एआई को या डेटा साइंस को हेल्प कर रही होगी? What do you guys think about it? मैम क्वेश्चन को एक बार फिर से एलैबोरेट करिए। मतलब आपको क्या लगता है कि डेटा विजुअलाइजेशन आपके लिए या हम सब के लिए इन टर्म्स ऑफ लाइक के किस तरीके से वो एआई में हेल्प कर रही होगी हम लोगों की? दैट इज द क्वेश्चन। एआई में उसका क्या रोल होगा डेटा विजुअलाइजेशन का? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अरे, मे बी डेटा विजुअलाइजेशन से जो लोग ज्यादा जल उन लोगों में जितना ज्यादा टाइम नहीं है तो डेटा विजुअलाइजेशन से हम उस वो बना पाई चार्ट वो सब बना के टाइम इजीली बचा सकते हैं और इजी भी होगा उसे रीड करने। ओके। और कोई और बताना चाहेगा? data cleaning to make client understand, to make client understand mean, um, उसका क्या मतलब होगा टू मेक क्लाइंट अंडरस्टैंड? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन इज हेल्पिंग, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो यूज की जाती है, आपको पता है, जब आपके पास डेटा की बात हो रही होती है और डेटा को सबसे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने का जो वे समझा जाता है वो आपकी डेटा विजुअलाइजेशन ही होती है कि भाई डेटा विजुअलाइज कर लो और उसको अंडरस्टैंड कर लो कि वो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। और ये बहुत कॉमन सी बात है, हम मतलब अगर देखें भी तो हम अपने मतलब एक्सेल शीट के ऊपर काम करते हैं तो हम ज्यादातर यही कह रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से डेटा विजुअलाइज हो रहा है इसको देख लेते हैं। ठीक है। डेटा विजुअलाइज करने का जो मकसद होता है वो दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि एग्जैक्टली जो आमिर हुसैन कह रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू आपके डेटा को रिप्रेजेंट करना, एक तो ये हो गया। दूसरा, ग्राफ के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना कि आपका डेटा वो कौन सी हिडन इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि भाई ग्राफ कैसे हिडन इंफॉर्मेशन दे सकता है? ग्राफ तो बस वही इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हम लोगों के सामने है या हम लोगों को पता है।
बट ऐसा नहीं है, ग्राफ भी आपको बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन देता है। और उस हिडन इंफॉर्मेशन का मकसद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, कि भाई ये चीज है तो उसको कैसे हम निकालें, ये चीज है तो हम उसको कैसे निकालें, ये हमने क्वेश्चंस किए थे। बट इन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ्स के अंदर ये होता है कि हम पहले ग्राफ बनाते हैं और वो उसके अंदर से इंसाइट निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक ऐसा ग्राफ नहीं बनता हमारा कि हम पहले क्वेश्चन करें और फिर ग्राफ बनाएं। ऐसा बहुत कम होता है। जो ज्यादातर होता है वो यही होता है कि पहले हम अपने डेटा को विजुअलाइज करवाते हैं और फिर उसके अंदर से निकालते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना 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 एरिया जो है वो पॉपुलेटेड है कोविड से, इतना एरिया जो है वो नॉन पॉपुलेटेड है कोविड से, ये हम ग्राफ के थ्रू निकालते हैं। सिमिलरली अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मेरे डायबिटिक पेशेंट का क्या बिहेवियर है, किस तरीके का वो शो करे। मतलब आप सारी चीजें एक ग्राफ को देख के भी बता सकते हो, जो एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन आपको नहीं बता रहा होता, आप उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। अब इससे मेरी क्या मुराद है, एक काम करते हैं, वो ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं सबसे पहले, या अम, एक काम करते हैं, या मैं अपना डेटा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईयर का डेटा है 1992। अच्छा, मैं अगर ग्राफ बना रही हूँ तो मैं इसको इसमें रख देती हूँ, 2015। सही है। और ईयर के बाद मैं अपना बना रही हूँ दूसरा सेल्स का, कि भाई सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, अच्छा सेल्स में रख देती हूँ 120, 320, 65, 45, 90। चार हैं तो मुझे चार ही रखने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इस डेटा को देख के आपको क्या लगता है कि क्या बिहेवियर है डेटा का। ये इसको मैं 2000, काम करते हैं इसको 2016 कर देते हैं, 2017 कर देते हैं, 2018 एंड 2019। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि क्या बिहेवियर है इस डेटा का आपके अकॉर्डिंग, इसे इस डेटा को देख के। एनीवन? अकॉर्डिंग टू ईयर है हमारा डेटा, 2016 से लेकर 2019 तक हर एक ईयर में कितने किस किस की कितनी सेल्स हुई। एग्जैक्टली exactly. मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपने मुझे बताया कि ईयर का डेटा है, ठीक है, 2016 से 19 का, और सेल्स का डेटा है कि यहाँ से यहाँ तक हर एक ईयर की आ रही है। बट एक इंसाइट मिल रही है इसमें से, वो कौन बताएगा? लेस सेल्स अकॉर्डिंग टू द ईयर, एग्जैक्टली। ठीक है, क्या हो रहा है, लेस सेल हो रही है आपकी। जस्ट गिव मी अ मिनट। आपके अकॉर्डिंग टू द ईयर, और ये आपको कैसे पता चला कि लेस सेल हो रही है? ये क्या, आपने डेटा का पैटर्न चेक किया, सही। अब अगर मैं यही चीज, सेम चीज, डेटा को प्लॉट करवाती हूँ, सही, प्लॉट में कहाँ करवाऊंगी, यूज करते हैं हम लोग मैट प्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि यूज की जाती है विजुअलाइजेशन के लिए। और इस लाइब्रेरी को ऑन लाइक कैसा समझ लो कि एक, जैसे कहते हैं ना, जेनेरिक लाइब्रेरी कंसिडर किया जाता है कि जब भी डेटा विजुअलाइजेशन की बात आती है तो इस लाइब्रेरी को एज अ बेस लाइब्रेरी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ लिखती हूँ plt.plot, ठीक है, एयर्स, एयर कॉमा सेल्स। सही है। आपके ख्याल में क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? हैज नो प्लॉट है। plt.plot है ना।
ओ ओके, मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट, इस तरीके से करेंगे या, देखो, ठीक है, ठीक है, देखो क्या किया इसने, मैंने, अच्छा मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है वो अब डॉट पाई प्लॉट पे चली गई है, मतलब इसने क्या कर दिया है कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी आपकी मेन लाइब्रेरी है, और उसके अंदर आपका एक और फंक्शन आता है जो पाई प्लॉट का है, और फिर वो आपके प्लॉटिंग कर रहा होता है। ये जो पाई प्लॉट है इज बेसिकली अ क्लास, मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज अ क्लास, और उस क्लास के ऊपर ही आपकी पाई प्लॉटिंग आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को इम्पोर्ट इस तरीके से करना होता है, पहले जो हम इम्पोर्ट करते थे वो इस तरीके से इम्पोर्ट करते थे, मैटप्लॉटलिब, पर अब ये तरीका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यू हैव टू लाइक पाई प्लॉट करना होता है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लिखा plt डॉट प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है कि आप लाइन लाइन चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, लाइन चार्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, जिस तरीके से हम कोई भी अगर ग्राफ बनाते हैं और उसका लाइन चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें समझ आता है कि ठीक है, लाइन ग्राफ होता है कि एक लाइन आपके सामने बन के आ जाती है कि क्या डेटा का बिहेवियर रहा है, सही। अगर आप अपने डेटा को देखो, अभी तक आपने क्या बोला था, मुझे किसी ने बोला था कि 18 और 19 में सेल्स कम हो गई, बट देखो तो यहाँ पे 2016 में भी सेल कम है, ठीक है। सिर्फ किस ईयर में सेल ज्यादा है, 2017 में सेल ज्यादा है, सही है। द पॉइंट हियर इज कि हम लोग एक जनरल सिनेरियो देख रहे होते हैं, सही, एक जनरल सिनेरियो के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जनरल सिनेरियो आपका या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब आप उसको प्लॉट कर लेते हो तो जो चीजें हमें बजाय आइस के नहीं समझ आ रही है, एज अ ह्यूमन हमें नहीं समझ आ रही होती, वो चीजें हमें ग्राफ बता देता है। लाइक कि हमें, हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को निग्लेक्ट कर दिया था, बट इस ग्राफ ने हमें इस पॉइंट को क्या कर दिया, बता दिया कि भाई क्या है और क्या नहीं है, सही। और हमें इस ग्राफ से एक ही इंसाइट मिलती है, वो ये इंसाइट मिलती है कि 2017 के अंदर हमारी सेल्स अप हो गई थी, जबकि बाकी ईयर्स में हमारी सेल्स डाउन रही है। अब बताओ, अगर एज अ डेटा साइंटिस्ट मेरे पास ये ग्राफ आता है तो मैं क्या करूंगी, मैं अब इस 2007 के अकॉर्डिंगली चेक करूंगी कि इस ईयर में ऐसा क्या हुआ था जो मेरी सेल इंक्रीज हो गई थी, सही। और उस वाली चीजों को चेक करने के लिए मेरे पास जो मल्टीपल कॉलम्स होंगे मैं उनका सहारा लूंगी, ठीक है। बात थोड़ी क्लियर हुई या नहीं हुई? वही मैम। ठीक है। what if other factors involved in season products, like what we will do? no, देखो अदर फैक्टर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं ना, देखो सब, ग्राफ बनाने का एक जो पर्पस होता है ना, वो पर्पस ये होता है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि आप अपने डेटा को अंडरस्टैंड किस वे में करना चाहते हो, ठीक है। ग्राफ का बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि आप अपने डेटा को ऑब्जर्व किस तरीके से करना चाहते हो, आप बजाय अपने डेटा को प्रोडक्ट वाइज ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप अपने डेटा को सेल्स वाइज ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप अपने डेटा को सीजन वाइज ऑब्जर्व करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सेल्स वाइज इसको ऑब्जर्व करना है, तो मैंने सेल्स यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवा दिया, सही है, सॉरी, मैंने सेल्स का ग्राफ प्लॉट करवा दिया, ठीक है। और मुझे पता चल गया कि एक ईयर में आके मेरी सेल्स हाई हुई है। अब जो मेरे सीजन्स और प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, जो दो मेरे अलग कॉलम्स हैं, मैं उनके ऊपर रिलाय करूंगी कि वहां पे क्या हुआ था जो मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई, सही है। तो ग्राफ आपको एक अलाउ करते हैं, एक पाथ खोलते हैं कि आप दूसरे कॉलम्स को किस तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, दूसरे कॉलम्स को किस तरीके से अपने अपने मौजूदा ग्राफ के सवाल के ऊपर आप उसको लेकर आ सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सवाल ही किया ना कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो सेल्स इंक्रीज हुई, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये हुआ था जो मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई, नहीं। ग्राफ बल्कि आपको हेल्प कर रहा है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ था जिसकी वजह से सेल्स इंक्रीज होगी, अब उसका जवाब ढूंढना है हमें। और उसका जवाब हम कैसे ढूंढेंगे, दो तरीकों से, या तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या तो हम पांडास की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? जी मैम, क्लियर। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, थोड़ी सा शशके वाली चीजें बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक्स लेबल है ना वाई लेबल है, सही है, और ना ही कोई टाइटल है यहाँ पे। तो अगर आप कभी ग्राफ बनाते हो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल बताओ, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास होता है एक्स लेबल के नाम से डिफाइन होता है, और आप एक्स लेबल बता सकते हो कि आपका एक्स लेबल इस वक्त सेल्स है, ठीक है। फिर plt
वाई लेबल कर लो आप, वो आपका एयर्स है। सी आ गया। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इसको मैं वाई कर देती हूँ, इसको मैं एक्स कर देती हूँ। सही है। अब मेरा सही हो गया, ये सेल्स का डेटा है और ये मेरा एयर्स का डेटा है। सही। अच्छा, इसके अलावा टाइटल की बात करी तो टाइटल लिखने के लिए क्या होता है हमारे पास, पीएलटी डॉट टाइटल के नाम से ही फंक्शन है। उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया और अब आप इसको प्रिंट करोगे तो सी आपके पास आपका टाइटल भी यहाँ पर आ गया। सही है। अच्छा, दूसरी चीज, जो प्लॉट्स होते हैं, अब ऐसा भी तो होता है ना कि यहाँ पे हमारे मार्क्स आ सकते हैं, हम लाइन को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये सारी चीजें डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ लाइन, अच्छा ये लाइन मार्क्स है या पता नहीं, मुझे याद नहीं है सही से ये क्या, हाँ लाइन मार्कर दिखे और कलर इसने रेड कर दिया। सही है। तो अब इस तरीके से अपने डिफाइन अपने उसको देखा, लाइन मार्कर नहीं है, कुछ और है यहाँ पे। लाइन, इसको देखने के लिए हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट मैटप्लॉटलिब प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास आ रही है की वर्सेस। सही है। कहाँ गया। ठीक है। लाइन विद आप यूज कर सकते हो, लाइन स्टाइल आपका ये रहा। ठीक है। मार्कर यूज कर सकते हो, लाइन स्टाइल यूज कर सकते हो, लाइन विद यूज कर सकते हो, मार्कर साइज यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने उस पर यूज कर सकते हो। ठीक है। कलर आप ग्रीन भी कर सकते हो। तो मैं यहीं से ही कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। ठीक है। भाई कोड याद किसी को नहीं रहता, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द, यू कैन से फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। ओके। सो देखो मेरा ग्राफ चेंज हो गया, तो मतलब अगर आप थोड़े शशके वशके भी करना चाहो तो वो सब आप कर सकते हो यहाँ पे। सही। तो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि सिर्फ आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो विद द कलर्स, विद द लाइंस, विद द डॉट्स, ये सारी चीजें। और इसके लिए अगर आपको ज्यादा पढ़ना हो तो आप ना मैटप्लॉटलिब की ये देखिए, पूरी की पूरी आपके पास ये सारी की सारी चीजें कि बार प्लॉट अगर आप बना रहे हो तो बार प्लॉट के किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। चलो बार प्लॉट बनाते हैं अभी हम लोग। ठीक है, बार प्लॉट बनाए। जी मैम। सही है। चलो, बार प्लॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं दूसरा डेटा ताकि आपको वो चीजें समझ में आ सके, हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट्स आ गया मेरे पास, ए प्रोडक्ट लेट सपोज, कॉमा बी प्रोडक्ट, कॉमा सी प्रोडक्ट, कॉमा डी प्रोडक्ट। ठीक है। और सेल्स लिख देते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू दैट, सेल्स अगेन 180, कॉमा 780, कॉमा 7, कॉमा 120, कॉमा 980, 980। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, आप इस डेटा को देख के क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके डेटा के अंदर क्या, कहाँ पे सेल्स हुई होगी सबसे ज्यादा, किस प्रोडक्ट की सेल हुई है। प्रोडक्ट डी की और लीस्ट प्रोडक्ट सी की। प्रोडक्ट बी की, डी की और लीस्ट प्रोडक्ट उसकी। सही है। देखो बी और डी आपके वो दो प्रोडक्ट्स है जिनकी सेल्स सबसे ज्यादा है। ठीक है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको ब्लू ही कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, मेरा जो डी प्रोडक्ट था उसकी सेल सबसे ज्यादा हुई, मेरा जो बी प्रोडक्ट था उसकी सेल सबसे ज्यादा हुई, और उनके बाद ए प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स अच्छी है, और सी सबसे वो लोवेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी सेल सबसे ज्यादा बुरी है। ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है इस ग्राफ से कि भाई देखो, हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी सेल्स किस तरीके की है थ्रू आउट द ईयर। सही है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स रही है। सही। अब मुझे बताओ क्या मैं इस वाले
डेटा के ऊपर अपना ग्राफ बना सकती हूँ, बार प्लॉट। ट्राई करें। जी मैम। प्रोडक्ट और फिर सेल है, तो फिर मैंने मैं एयर, एयर कॉमा सेल्स, ठीक है। देखो आ गई, ठीक है। तो वो अगर आपके दिमाग में ये सवाल हो कि सिर्फ हम कैटेगरीज के ऊपर बना सकते हैं बार चार्ट, नहीं, ऐसा नहीं है, आप ईयर्स के ऊपर भी बना सकते हो। लेकिन इसने जो सेल्स ली है वो ली है ये वाली सेल्स, ठीक है। उसने ये वाली सेल्स नहीं उठाई है। तो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये तो ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था, ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। अब मैं आपको इस वाले ग्राफ के ऊपर करके दिखाती हूँ। इसको मैंने दोबारा रन किया और मैं कोड कॉपी करूंगी। देखो अब थोड़ा चेंज हो गया ग्राफ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन चार्ट के अंदर आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे आपकी कम थी, तो इस वाले ग्राफ में यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ज्यादा थी, फिर यहाँ पे उससे कम थी, फिर यहाँ पे उससे कम है। अच्छा अब मुझे बताओ, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए, या इस वाले ग्राफ को अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान है? बार वाला ज्यादा इजी है मैम। बार। क्यों बार वाला ज्यादा इजी है? वो इजीली एक बिग बार दिखा दे रहा है जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई है। हम्म, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके पास एक इंसाइट नहीं मिल पा रही थी, वो ये इंसाइट थी कि ठीक है ये वाले में तो ज्यादा सेल हुई है, इस ईयर में तो ज्यादा सेल हुई है, बट उससे पिछले ईयर में भी सेल्स थी जो अच्छी हुई है। बट जो 2018 और 19 है वो तो 2016 से भी गया गुजरा है, ठीक है। जो ये इंसाइट मुझे इस वाले ग्राफ से मिलना थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ऐसा ही है, जी ना। ठीक है। आयशा आज खामोश खामोश है, क्यों? तो चलो एक काम करते हैं, अब आप लोग अपने ग्राफ को लोगे, मतलब आप लोगों के पास ऑलरेडी एक डेटा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको लो और उसके ऊपर बार प्लॉट और लाइन प्लॉट बना के दिखाओ अपनी मर्जी से। डे के ऊपर बनाओ, एयर के ऊपर बनाओ, जिसके ऊपर भी बनाओ, आपकी मर्जी। जल्दी से सब करके दिखाओ मुझे। मैम एक बार आप बार ओके, ठीक है। हम नंपाई के थ्रू अब स्कैटर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स ले लेती हूँ मैं, एज एन पी करूँ ना इसको, एन पी, ठीक है। एन पी डॉट रैंडम वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। इसके बाद हम y ले लेते हैं, np रैंडम डॉट सिमिलर ही ले लेते हैं, रैंडम 1000 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। ये सबको क्लियर है कोड, या किसको इसमें मसला है? क्लियर है मैम। क्लियर है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। प्रिंट करवा के देखते हैं इसके अंदर हम, पहले हम लाइन लाइन चार्ट ही प्लॉट प्रिंट करवाते हैं, एक्स कॉमा वाई। देख रहे हो कितना अजीब सा ग्राफ है ये? दिख रहा है, ठीक है। अब मैं प्लॉट करवाती हूँ, पी एल टी डॉट स्कैटर होगा, स्कैटर एक्स कॉमा वाई। ये देखो, ये ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम्म, ज्यादा नहीं मैम, दोनों क्या? भी हाथ अंडरस्टैंड करने। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको 100 कर देते हैं फिलहाल के लिए, सही है। अब देखो, और अब देखो इसको, देखो अब कौन सा ग्राफ आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा है? स्कैटर वाला। स्कैटर वाला। क्यों अच्छा है ज्यादा स्कैटर वाला? क्योंकि ये आपको
एक एक पॉइंट के ऊपर बता रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर -100 है तो उसकी 0 वैल्यू आ रही है, अगर -50 है तो उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। -50 के ऊपर अगर आप आओ तो ये सबसे हाईएस्ट बन रही है, 5 की वैल्यू बन रही है। 50 पे अगर आप आओ तो 50 पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये जा रही है आपकी। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि जो चीज यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वही सेम चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान है। और इससे आपको एक इंसाइट क्या मिलती है, एक ये चीज नहीं कि आसान है अंडरस्टैंड करना, असल चीज है इंसाइट क्या गैदर कर पा रहे हो आपको। इससे ये आपको पता चलता है कि आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा स्कैटर है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है आपका डेटा। सही, आपका डेटा कहीं पे भी कंप्रेस नहीं है, ये एक फैला हुआ डेटा है। सही। और अगर आप इस डेटा के थ्रू देखो तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो डेटा का पैटर्न रहा है वो पैटर्न भी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है आपका। ठीक है, ये दो इंसाइट्स आपको मिलती है इसके अंदर से या नहीं मिलती, मुझे बताओ। या कोई जी और इंसाइट है जो आप सोचते हो कि नहीं ये भी तो है इसके अंदर। हम्म। जी मैम, वही मिलती है। ठीक है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि मिस इसका हमें फायदा क्या होगा। जी आमिर हुसैन, आप बोलो। मैम ये कहानी थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, समझ नहीं आया इसका। हाँ, ये समझ क्यों नहीं आया ये मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको सिर्फ ये चीज समझ में आ गई है कि आपका डेटा फैला हुआ है, मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें रैंडम पॉइंट्स क्यों, क्योंकि हमने रैंडम डेटा उठाया हुआ है, हमारा डेटा ही रैंडम है, इस वजह से इसमें रैंडम पॉइंट्स है। सही है, बिफोर क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, आप अपने डेटा को तब करते हो जब वो बिफोर क्लीनिंग हो, ताकि आपको क्लीनिंग से पहले ही उसके बारे में पता चल जाए। सही है, मैम रैंडम है ना, रैंडम एन तो कुछ भी आ सकता है। सही है। शाम क्यों मिली? बस 100 रुपये दे देते हो, बताइए मैंने, फिर शाम क्यों मिली? शाम क्यों मिली मैंने? ठीक है। अच्छा, द पॉइंट हियर इज, हम मैं क्या पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ डेटा है। सही। बट द मेन पॉइंट इज कि आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा कि आप इसका और इसका रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहे हो। सही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक एक सपोज कर लो, मैं इसको नेम दे देती हूँ, um, या ये कह लो कि टेम्परेचर दे दिया इसको मैंने, और इसको मैं नेम दे देती हूँ डेज का, कि भाई 5 5 दिन के हिसाब से हम उसके डेज को निकाल रहे हैं। सही। अच्छा, ये मैंने पास कर दिया, अब मैं यहाँ पे पास करती हूँ टेम्प और डेज। ठीक है, ये करने का मेरा मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। plt डॉट, ये रैंडम अंडरस्टैंड करने के लिए किया है। ठीक है, ये रैंडम हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। सही। तो डेटा जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा ठीक है, डेटा नहीं है तो हम रैंडमली एक डेटा जनरेट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सही है। जब आप रैंडम डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सही। अच्छा, देखो, द पॉइंट हियर इज, मेन पॉइंट इज कि अगर आप देखो तो ये आपके डेज हैं और ये आपके टेम्परेचर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विद द पैसेज ऑफ द डेज आपका टेम्परेचर कहीं पे भी एक नहीं रह रहा। हर दिन पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका टेम्परेचर कभी हाई पे चला जाता है, कभी लो पे चला जाता है, फिर हाई पे चला जाता है, फिर लो पे आ जाता है। आपको इससे ये समझ आ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ आपका टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, आपका टेम्परेचर हर तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने ये पॉइंट किया कि भाई आपका टेम्परेचर हर लिहाज से डिफरेंट है, इससे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा टेम्परेचर है ये बेसिकली मेरे डेज के हिसाब से किस हिसाब की डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है या दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं आपकी। इसके अलावा
लॉगैरिथम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस आपकी होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता रहे हैं। ये जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशंस इटसेल्फ बहुत बड़ी मैथमेटिक्स आपके माइंड में क्लियर करती है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हर उस पे कांस्टेंट है। सही। जब मीन चेंज नहीं हो रहा तो आपके डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर आपके डेटा के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो आपका डेटा क्या है, कांस्टेंट डेटा है आपका। सही। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही मेरे डेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा जो टेम्परेचर है वो कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। एक तो पॉइंट ये हो गया। इस ही पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलता है कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरे दूसरे एक पैरामीटर के साथ किस तरीके का रिलेशन बना रहा है। रिलेशन की मुराद ये होती है कि क्या वो हाईली डिपेंडेंसी का रिलेशन बना रहा है या नॉन इंडिपेंडेंसी का रिलेशन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाई रिलेशन डिपेंडेंसी का मेरा क्या मकसद है। डिपेंडेंसी हमेशा ये होती है कि आपका दूसरी किसी चीज के साथ क्या रिलेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गर्मी ज्यादा, हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, सही, तो हमें ये पता है कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम लोगों का ऑटोमेटिकली मूड जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, गुस्से वाला, या ऐसा हो जाता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ी सी ठंडक वाला चाहिए होता है टेम्परेचर हमें। सही है। तो वो जो आपका एक कह लो कि अ, आपका अपना जो एक बिहेवियर है वो आपके टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी, और उस टेम्परेचर के साथ आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे ही आप सर्दी के महीने में आते हो या सर्दी के टाइम पे आते हो तो आपका टेम्परेचर खुद, आप अपना बिहेवियर क्या कर लेते हो, खुद ब खुद लो करना शुरू कर देते हो, और आपको ये होता है कि यार अब थोड़ा गर्म पानी मिल जाए, अब थोड़ा हमें गर्म चीज मिल जाए। समझ आ रही है ये चीज कि किस तरीके से आपका बिहेवियर आपकी टेम्परेचर की बेसिस पे, आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर की बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है। ये चीज क्लियर है सबको, या ये मैंने बहुत ऑड एग्जांपल दे दी है किसी किस्म की। मैम क्लियर है। यस। ठीक है। तो उससे मेरी क्या मुराद है, मैं ये जो डिपेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये डिपेंडेंसी बेसिकली एक डिपेंडेंसी ऐसी है जो ये बता रही है कि आपका बिहेवियर टेम्परेचर के हिसाब से किस तरीके से शिफ्ट होता है, ठीक है। या आप खुद एक टेम्परेचर के चेंज होने से किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करते हो। तो आपका जो बिहेवियर है वो आप टेम्परेचर पे क्या होता जा रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपके टेम्परेचर का असर है और डिपेंडेंसी है उसकी। सही। तो ये रिलेशन बता रहा है कि आपका बिहेवियर आपके टेम्परेचर से किस रिलेशन में है, आया पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको और आसान तरीके से देती हूँ। जब हमारे पास, अगेन फिजिक्स की एग्जांपल दूंगी, जब हमारे पास वेट ज्यादा होता है, सही है, तो हमें हमारी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 किलो का थैला है कोई, या 5 किलो के चावल है, उसको उठाने के लिए मुझे अपनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। मर्दों को नहीं लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट एज अ फीमेल मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उठाने में। ऐसा है। ठीक है। वहीं पे ही अगर ये कह लो 0.5 किलो का अगर मेरे पास एक कोई और चीज है, या पेंसिल है मेरे पास, तो उस पेंसिल को उठाने में मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो वेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फोर्स। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपकी फोर्स ज्यादा है। सही है। अगर आपका वेट कम है तो आपकी फोर्स भी कम है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई अगर मेरे पास वेट है तो मेरे वेट के हिसाब से मेरी फोर्स चेंज होगी। मेरा वेट ज्यादा, मेरी फोर्स ज्यादा, मेरा वेट कम, मेरी फोर्स कम। क्लियर है। तो ये एक डिपेंडेंसी का एक ना क्रिएट हो रहा है कल्चर, कि भाई वेट की बेसिस पे आपकी फोर्स डिफाइन होगी। ऐसा क्लियर है, ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ी समझ में आई। जी मैम। ठीक। इसको समझाने का मकसद क्या है, इसको समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम इसी तरीके का रिलेशन निकाल रहे होते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज है या कोई एक पैरामीटर है, मास है या वेट है, वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी फोर्स का बिहेवियर क्या रह रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। सही है।
तो ये जो रिलेशनशिप होता है या को रिलेशनशिप होता है, ये बेसिकली आप इस स्कैटर प्लॉट से डिफाइन करते हो। सही। इस स्कैटर प्लॉट से आपको क्या समझ आ रही है? इस स्कैटर प्लॉट से मुझे ये समझ आ रही है कि मेरा टेम्परेचर मेरे डेज पे एज सच कोई डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी दिन हो ये हाई हो सकता है, कोई भी दिन हो ये लो हो सकता है। इसकी डिपेंडेंसी मेरे दूसरे पैरामीटर के साथ, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी मेरे दूसरे पैरामीटर के साथ क्या है, इतनी ज्यादा कोई रेलेवेंट नहीं है। क्लियर हुई इनसाइड क्या निकाली हमने? जी मैम। या नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ तो पूछ लो मुझसे दोबारा। क्लियर है मैम। बाकी सबको एक बार रिवाइज करवा दें। देखिए, स्कैटर प्लॉट जो है वो आपके रिलेशन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि आपके पास जो ये आपका वाई आपका है, सॉरी ये जो आपका एक्स है, ये एक्स कितना डिपेंडेंट है आपके वाई पे, या ये कह लो कि आपका वाई कितना डिपेंडेंट है आपके एक्स पे। बस आप ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो स्कैटर प्लॉट के थ्रू। ठीक है। और वही वाली चीज कि अगर वेट इंक्रीज, मतलब आप सोचो यहाँ पे वेट है और यहाँ पे फोर्स है, तो मेरा वेट इंक्रीज होता जाएगा तो मेरी फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है क्योंकि रैंडम डेटा, अगर ये रैंडम डेटा नहीं होता, डिफाइंड डेटा होता, तो फिर ये इस तरीके का ग्राफ शो नहीं कर रहा होता आपको, जाहिर है। अच्छा चलो मैं काम करती हूँ, मैं डेज को, मैं अब टेम्परेचर को क्या करती हूँ, इसको मैं रैंडम करने के बजाय रेंज में कन्वर्ट कर देती हूँ। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है। और अब मैं इसको प्लॉट करती हूँ। ओ, दोबारा से सही आ रहा है डेटा, देखो। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर का डेटा देखो इस तरीके से हो गया है। ये टेम्परेचर है, डेज है? हाँ टेम्परेचर है। ठीक है। टेम्परेचर का डेटा आपका इस तरीके से हो गया। अब सिमिलरली मैं काम ये भी करती हूँ कि मैं इस डेज को भी रैंडम रखने के बजाय मैं इन डेज को भी डिफाइन कर देती हूँ। डेज इज इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज 100। सही है। अब देखो, अब आपको क्या लगता है क्या बिहेवियर है ग्राफ का? हम्म। क्या लगता है क्या बिहेवियर है आपके ग्राफ का? यूनिफ टेम्परेचर होते जा रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है। एग्जैक्टली क्यों? आपका जैसे आपका अगर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है आपके टेम्परेचर का इसके साथ। आई होप ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे है। जी मैम। ठीक है। अच्छा मैं इसको दोबारा से रन कर देती हूँ ताकि इसमें और इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब समझ आया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे होते हैं। जी मैम। क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं रेंज आपकी नेगेटिव कर दूं, ठीक है, मस्ट बी द सेम रेंज। ओके, मेरे ख्याल से नेगेटिव रेंज हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये एक सवाल आ गया देखो कि नेगेटिव रेंज बन सकती है नहीं बन सकती है। ठीक है। खैर वो आप लोग देख लीजिएगा इसको, लेकिन आपको अब इससे समझ आ रहा होगा कि मैं रिलेशन की जो बात करी थी वो मैं क्या कर रही थी, कि आपका डायरेक्ट रिलेशन बनता है आपका आपके एक्स और वाई से। क्या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में? सही है। क्लियर हुआ आपको ये थोड़ा सा? जी मैम। अच्छा यही चीज अगर मैं प्लॉट में भी बनाऊंगी ना तो उसमें भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, इसने भी क्या दिया है, प्लॉट दे दिया एक। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ रैंडम वैल्यूज के लिए नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल डेटा के लिए होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये होता है कि आपका डेटा एक दूसरे
पैरामीटर्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। क्या वो एक लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, या वो एक इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर शो कर रहा है। बस ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्कैटर प्लॉट यूज कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। यस मैम। चलो जी, शुक्र अल्लाह का, थोड़ा सी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है, अब एक और ग्राफ बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा समझा जाता है। मैं अगेन रैंडम वैल्यूज बनाऊंगी ताकि चीजें थोड़ी आसान रहे। ठीक है, और इस दफा मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इसको 15 से। ठीक है, अच्छा, PLT डॉट हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में हम डेटा पास करते, मेरे ख्याल से हिस्टोग्राम हम इस पे चेक कर लेते हैं कि पूरा एच 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 एच, किसी को दिख रहा है हिस्टोग्राम? मैम कंट्रोल एफ करके फाइंड कर लीजिए। बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू। हिस्टोग्राम, ये रहा, हिस्ट के नाम से सही लिखा था मैंने, देखे, ये आपका हिस्टोग्राम बनाता है। सही है, तो हिस्ट में हम डेटा पास करते हैं और बिन पास करते हैं। अब ये बिन्स क्या होते हैं, ये आप लोगों के माइंड में सवाल आएगा। ठीक है, देख लेते, बिन्स होता है, बिन होता है, एक मिनट, लेट मी चेक। बिन्स होता है, ठीक है, सही है। बिन्स का क्या मतलब होता है? बिन्स का मतलब होता है कि आप अपने एक डेटा को उसी की ही रेंज में डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एरे है, या बिन्स मैं आपको समझा देती हूँ, चलो एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10 है। ठीक है, और मैं आपसे कहती हूँ मुझे 5 बिन क्रिएट करके दो। 5 बिन से मेरी क्या मुराद है? 5 बिन से मेरा मतलब ये होगा कि मैं इस ओवरऑल डेटा को डिवाइड कर दूंगी 5 के उसके अंदर, 5 की वैल्यूज में। ठीक है, 5 का टपल बना दूंगी, या 5 का ये कह लो कि मैं एक लिस्ट बना दूंगी। टपल बनाते हैं सबसे पहले ताकि आप लोग को वो चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, 5 में अगर मैं बिन्स को डिवाइड करने का कहती हूँ तो मैं कहती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये देखो, मेरे पास एक पूरी लिस्ट थी। इस पूरी लिस्ट को मैंने अपने ही डेटा को डिवाइड कर दिया 5 डेटा के अंदर। सही है, 5 बिन के अंदर। सही है, इससे मेरे फायदा क्या होता है? इससे मुझे फायदा ये होता है कि चलो ये तो मेरा अभी सिर्फ 1 से लेकर 10 तक का था। नाउ लेट सपोज मेरे पास 1 टू 100 का होता और मुझे बिन्स बनानी होती, तो आपको लगता है मेरा डेटा इस तरीके का हो जाता? 0 टू 20, 21 टू 40, 41 टू 60, इस तरीके का डेटा हो जाता। जी मैम। ऐसा ही है। जी। मेरे ख्याल से हम बिन्स बना सकते हैं नमपाई के अंदर। लेट मी चेक इट। आपको उससे ज्यादा अच्छे से कर समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट है, मुझे बस ये चेक करना है कि नमपाई के अंदर बिनिंग है या वो मैटप्लॉट पांडास के अंदर है। से मुझे ये चेक करना है।
हम्म हम्म पांडास के अंदर है बिन्स का कॉन्सेप्ट। नमपाई में भी है, लेकिन नमपाई में हिस्टोग्राम में है बिन्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बिन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम्म, एक एरे क्रिएट करती हूँ। डेटा इज इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज 100। सही है। इसके बाद हम यूज करेंगे इंपोर्ट pandas spd। सही। pd डॉट कट डेटा 10। ठीक है। ओके। मैंने अपना डेटा इसको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे समझो मैंने एक 100 की रेंज प्रोवाइड किया। अगर मैं आपको डेटा बताऊं अपना, डेटा देखो मेरे पास क्या है, 0 से शुरू हो रहा है और 99 पे खत्म हो रहा है। सही है। इस चीज में आप में से किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। द मेन पॉइंट कम्स हियर। सही। कट का जो फंक्शन होता है उसको मैं बाद में डिफाइन करती हूँ, पहले ये 10 डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको कट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैंने इसको पास किया डेटा, और मैंने उसको बोला है कि 10 में डिवाइड कर दो। अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो इसने 10 के इंटरवल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। ठीक है। 10 10 के इंटरवल्स क्रिएट किए हैं। ये 10 10 के इंटरवल्स क्या है देखो। उसने 0 से स्टार्ट किया है और 9.9 पे आके उसने एंड कर दिया, पहला इंटरवल बनाया। दूसरा इंटरवल इसने 9.9 से स्टार्ट किया, 19.8 पे बनाया। तीसरा इंटरवल इसने 19.8 से स्टार्ट किया और 29.7 पे बनाया। चौथा इंटरवल 29.7 से बनाया और 39.6 पे एंड किया। सिमिलरली आगे बढ़ता गया और एंड का इंटरवल जो बना वो 89.1 का बना और 99.0 का बना। ठीक है। इसने क्या किया, मैंने उसको 100 की एक रेंज डिवाइड डिफाइन की थी। इसने इस 100 की रेंज में एक 10 10 वैल्यूज का एक इंटरवल क्रिएट करा है। इस इंटरवल का फायदा क्या होता है, इस इंटरवल का फायदा ये होता है कि अगर मैंने डिफाइन कर दिया 0 से 9, तो मतलब मुझे ये चीज क्लियर है कि इस इंटरवल के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो 0 से 9 के बीच की वैल्यूज होंगी। सही। सिमिलरली अगर मैंने 9.9 से 19.8 कर दिया, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरा जो डेटा होगा वो सिर्फ यहाँ तक का सेकेंड इंटरवल बनेगा, और इस सेकेंड इंटरवल में सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जो इस इंटरवल के रेंज के बीच में आती है। रेंज क्या है, 9.9 और 19.8। ठीक है। तो बिन्स का मतलब ये होता है कि आप इसको किस तरीके से अपने डेटा को इंटरवल्स में डिफाइन करते हो। एग्जैक्टली exactly, जो कि हम स्टैटिस्टिकली इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सही है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने आपके बिन्स बनाए हुए हैं। अगर आप देखो तो उसने यहाँ से शुरू किया और इसने यहाँ पे आके एंड कर दिया। इससे क्या हुआ कि इसने एक इंटरवल निकाला। ठीक है। और उस इंटरवल के अंदर कितना डेटा एग्जिस्ट करता है उसके हवाले से उसने पूरी की पूरी एक लाइन बना के दे दी। एग्जैक्टली, कट इन इक्वल इंटरवल साइज। बिल्कुल। ठीक है। क्लियर हुआ बिन्स क्या होता है थोड़ा बहुत। जी। सबने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो उसको इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सही है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो हिस्टोग्राम में आपके पास, अब आप सोचो मेरे पास 100 वैल्यूज आ रही। ठीक है। 100 वैल्यूज का अगर मैं बार चार्ट बनाऊं सिर्फ, चलो मैं यहाँ पे बना के भी दिखाती हूँ आपको। क्या बार चार्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है। इसने कह दिया भाई हाइट्स मिसिंग है, हाइट्स दे देता है। ओके, हाइट है, हाइट सही है। अच्छा, अब ये हाइट क्यों मांग रहा है, ये आपके माइंड में सवाल होगा। ठीक है। सेट अनएक्सपेक्टेड। चलो एक काम करते हैं, देखो आपको समझ आ रहा है डेटा में क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं मैम।
नहीं समझ आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि देखो मैंने इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया है रैंडम वैल्यूज का, सही। और उस रैंडम वैल्यू के डेटा पे मैंने उसको हाइट भी डिफाइन कर दिया कि हाइट कितनी है आपकी, 20 हाइट है। तो उसने देखा कि अच्छा रैंडम वैल्यू ये है, इसी के ऊपर उसने एक बार प्लॉट बनाया और उसने हाइट कितनी दे दी, 20 की हाइट दे दी, सही। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो सारी वैल्यूज के ऊपर एक एक वैल्यू के ऊपर उसने अपना एक बार प्लॉट बनाया और हाइट उसको 20 दे दी। ठीक है, इस वाली चीज का मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहीं पे जब आप हिस्टोग्राम पे आते हो तो हिस्टोग्राम ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने बोला भाई मुझे बिन्स दे दो, उस बिन्स में कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब अगर मेरा -40 से लेकर, अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरा -37 है, तो मेरा -37 पे इतनी वैल्यूज का एक है ना इंटरवल है, 4 वैल्यूज का या 3 वैल्यूज का मेरा इंटरवल है। देन अगर मैं -35 से 37 से -33 पे जाती हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू का इंटरवल है। मतलब अब समझ आ रहा है कि थोड़ा सा डिफाइनिंग हो गया, ये थोड़ा सा एक तरीके से क्लस्टर्ड बन चुका है। क्लियर हुआ थोड़ा? जी मैम। बाकी सबको? यस यस। ठीक है, तो ये फायदा होता है हिस्टोग्राम का। और बार बार का बार आप वहां पे कर सकते हो जहां पे आपके पास एक क्लियर डिफाइन, कह लो कि सम हो या वैल्यू हो, तो आप बार प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर आप हिस्टोग्राम प्लॉट करते हो। हिस्टोग्राम, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये होगा ना कि भाई बार चार्ट तो यहाँ पे ईयर की बेसिस पे मुझे बता रहा है कि कितनी मेरी सेल्स आ रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ईयर आ रहा है और सेल्स आ रहा है। लेकिन हिस्टोग्राम पे क्या है, हिस्टोग्राम कैसे मेरा एक्स और वाई डिफाइन कर रहा है? ठीक है, तो हिस्टोग्राम आपका एक्स और वाई ऐसे डिफाइन कर रहा है कि आपके वाई के ऊपर आपका एक्चुअल डेटा एग्जिस्ट करता है और आपके एक्स के ऊपर वो उसका काउंट एग्जिस्ट करवाता है कि इसके अंदर कितने काउंट्स हैं, या इस वैल्यू का कितना काउंट है, या उस इंटरवल में वैल्यू काउंट कितना है। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा? जी मैम। बाकी सबको? थोड़ा ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ है तो उसको फिर हम कल देखेंगे। आज इतना काफी है, वरना आप लोग थोड़े एग्जॉस्ट हो जाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग इन सारे प्लॉट्स को, हमने 3 प्लॉट्स, मेरे ख्याल से 4 प्लॉट्स आज हमने समझे हैं। इन चारों प्लॉट्स को आप अंडरस्टैंड करोगे और इन चारों प्लॉट्स को आप है ना एक दफा समझने की कोशिश करोगे, और फिर मुझे बताओगे कि जो चीज आपको समझ नहीं आएगी तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल